चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से खत्म हो जाने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6 में एक नोट मैंने लिखी है, कैश कॉस्ट बेसिस। ये कैश कॉस्ट बेसिस हम तब लगाते हैं बच्चों, प्लीज समझना। इसकी मैंने कोई अलग से थियरी लिखवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कोई ऐसी अलग से थियरी लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। राइट, मैं सवाल में साथ साथ में ही आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो कैश कॉस्ट बेसिस की बात है, इसमें हम नॉन कैश चीजें यानी कि डेप्रिसिएशन को ध्यान में नहीं लेंगे, और नेचुरली कॉस्ट है तो प्रॉफिट को भी ध्यान में नहीं लेंगे। यानी एक बात आप समझिए, जब भी हम कैश कॉस्ट बेसिस पे होते हैं तो दो चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन एंड दूसरा प्रॉफिट। ये दो चीजों को हम अगर सेलिंग प्राइस में से माइनस भी कर दे तो भी आपको कैश कॉस्ट मिल जाएगी। राइट, तो इस तरीके से भी इसे सोच सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है तो उसे ध्यान में लेने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। इस क्वेश्चन को गिनने के लिए हम एक नया पेज ऐड करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है शायद एक ही पेज पे इसको गिनना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक ब्लैंक पेज मैंने ऐड कर दिया है और वर्किंग बाकी हम यहां पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन। A pro forma cost sheet of a company provides the following data: raw material cost per unit 117, direct labor cost 49, factory overhead cost per unit 98. Now the game changer sentence: it includes depreciation of 18 per unit at the budgeted activity level। यानी कि इस 98 के अंदर 18 रुपीज पर यूनिट का डेप्रिसिएशन भी है। तो अगर मैं कैश कॉस्ट की बात करूं, सुनना मेरी बात बच्चों, अगर मैं कैश कॉस्ट की बात करूं तो ये 98 रुपीज में जो 18 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, मेरे हिसाब से उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैश कॉस्ट नहीं होती है। 98 माइनस 18 करके जो मैं कैश कॉस्ट लूंगा, वो हर बार सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज ही लूंगा, हर बार 80 रुपीज ही लूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 264 है हमारे लिए। ये जो टोटल कॉस्ट है, अगर कैश कॉस्ट की बात करूं तो 264 में से भी 18 कट हो जाएगा और हमारी कैश कॉस्ट आ जाएगी 246। इन शॉर्ट में डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहा हूं, एंड प्रॉफिट तो हम वैसे भी इग्नोर करते हैं। सो प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। Following additional information is available: average raw material stock 4 week, average work in progress stock 2 weeks, percentage completion with respect to material 80%, labor and overhead 60%। देखिए, यहां पे भी एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। राइट, okay, now the next is finished goods in stock 3 weeks, credit period allowed to debtor 6 week, credit period availed from supplier 8 weeks, time lag in payment of wages 1 week, time lag in payment of overheads 2 weeks। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन जैसे बाकी सब सवाल में दी होती है वैसा ही आपको दिया है। द कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। सेम चीज है बच्चों, यानी कि 80% जो है वो क्रेडिट पे हो जाएगा, 80% जो है वो हमारा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ओके, कैश बैलेंस हमें 2,50,000 मेंटेन करना है। देखते हैं अब एक्चुअली इन्होंने पूछा क्या है। रिक्वायर्ड: prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance the budgeted activity level। this is so interesting, हमेशा हमें ये चाहिए होता है। budgeted activity level of 78,000 units of production। you may assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overheads accrue similarly। ठीक है, ये सब जनरल डिटेल है। सवाल ये उठता है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें कौन सा अप्रोच लगाना है, सेल्स अप्रोच लगाना है ये, या टोटल कॉस्ट अप्रोच लगाना है, या कैश कॉस्ट अप्रोच लगाना है, ऐसा कुछ बोला नहीं।
अगर मैं टोटल कॉस्ट अप्रोच लगा देता तो मुझे ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ता, बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो क्या है, नॉन कैश है तो क्या है, टोटल कॉस्ट में तो आएगा ही। लेकिन मैंने यहां पे कैश कॉस्ट अप्रोच को प्रेफरेंस दिया। आईसीएआई भी वैसा ही करती है। जब आप कॉस्ट गिन पाओ तो सेल्स पे मत गिनो, लेकिन जब आप कैश कॉस्ट गिन पाओ तो टोटल कॉस्ट पे भी मत गिनो। अल्टीमेटली जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है आपके डेटर में या आपके बिजनेस में, वो कैश कॉस्ट इन्वेस्ट होता है। इसमें किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, दैट इज जस्ट अ बुक एंट्री, वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं होता है, राइट। तो मैं आपको ये समझा चुका हूं कि कैश कॉस्ट अप्रोच जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको लेना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको डिटेल ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह मिलती है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कैश कॉस्ट का अप्रोच ले लेना है बच्चों। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे कैश कॉस्ट का अप्रोच लिया है। चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं और उसमें सब चीज़ों की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। मैं स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाने वाला हूँ, जिसमें पर्टिकुलर्स आएगा बच्चों, अमाउंट आएगा, और अमाउंट के साथ साथ आपको मालूम है कि एक वर्किंग्स की भी हम कॉलम बनाते हैं। इस बार वर्किंग्स की थोड़ी बड़ी सी कॉलम बनेगी। आपको ये भी मालूम है बच्चों कि सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो सभी करंट एसेट्स को लिखते हैं। थोड़ी सी लाइन छोड़ के मैं करंट लायबिलिटीज को लिखूंगा। चलिए पहले करंट एसेट्स क्या क्या होगी वो लिख देते हैं। इस अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो करंट एसेट के अंदर वही सब चीजें नजर आ रही है, रॉ मटेरियल, स्टॉक, काफी सारी बातें हमें ऐसे ही याद है। तो चलिए वैसे ही इसको लिखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो यहां पे आएगा वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस भी तो क्वेश्चन में दिया है। देन वी कैन राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद एक डेटर्स यानी कि रिसीवेबल का फिगर आ जाएगा, और उसके बाद जैसे मैंने सवाल पढ़ा था, आइडिया आया था कि कैश बैलेंस का फिगर भी आएगा। सो ये सब चीजें जनरली है करंट एसेट में। 2-3 लाइन छोड़ के करंट लायबिलिटी को लिखना शुरू करेंगे। एंड करंट लायबिलिटी में जो चीजें आने वाली है उसमें सबसे पहले जो आता है वो है क्रेडिटर्स, राइट, क्रेडिटर्स। फिर कुछ आउटस्टैंडिंग चीजें थी जहां तक मुझे याद था। आउटस्टैंडिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स है। तो मैं यहां पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजिस का फिगर आएगा, राइट, और उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स का फिगर। चलिए इतनी चीजें आ जाएगी। अभी भी कुछ को फाइनलाइज नहीं करते, 2 लाइन बीच में इसलिए छोड़ी है कि अगर कोई चीज भूल गए हो और वापस लिखनी पड़ जाए तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसी के लिए इसको छोड़ दिया है। एक एक करके वर्किंग अब शुरू करते हैं। आपको थोड़ा आगे और पीछे देखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। पहले बात करूं मैं क्रेडिटर की, या चलो पहले रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात कर लूं। तो 4 वीक का हमें रॉ मटेरियल स्टॉक रखना है, और रॉ मटेरियल का स्टॉक कंजम्पशन पे गिना जाता है। अगर हमने 78,000 यूनिट बनाए हैं, उस पे 117 का एक्सपेंडिचर किया है, तो देखिए अब ये वर्किंग कैसे होगी। मैं लिखूंगा, राइट, मैं लिखूंगा 78,000 यूनिट्स बनाए, राइट, 78,000 यूनिट्स हमने बनाए, इनटू मुझे करना पड़ेगा 117 जो कि कॉस्ट आएगा, डिवाइडेड बाय 52 वीक्स करूंगा, और इनटू करूंगा 4, क्योंकि 4 वीक तक हमें ये स्टॉक रखना है। लेट्स सॉल्व इट। 78,000 इंटू 117 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, दिस गिव्स यू 7,02,000। तो मेरा पहला अमाउंट तो बच्चों आराम से आ जाता है 7,02,000। आई होप आप समझे होंगे कि मैंने कंजम्पशन के ऊपर रॉ मटेरियल का फिगर लाया है। आफ्टर रॉ मटेरियल मैं बात करता हूं नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस की। देखो उसका कॉस्टिंग में यहीं पे कर लेता हूं। मटेरियल का 80% था ना, तो मटेरियल का जो 117 का प्राइस होगा उसका मैं 80% कर दूंगा। तो देखो उसकी वर्किंग होगी, या वर्किंग आप अलग से नीट एंड क्लीन तरीके से दिखा सकते हैं। तो 93.6 तो मटेरियल का प्राइस आ जाएगा। फिर लेबर जो था वो 60% था, तो 49 रुपीज का कैश लेबर है, उसका 60% करूं अगर, 49 इंटू 60%, तो 29.4 का तो लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। ओवरहेड में 98 लेना है क्या? नो नो नो,
ओवरहेड में लेना पड़ेगा 80, क्योंकि हम कैश कॉस्ट अप्रोच में है, तो 80 इंटू 0.6 करने से ये आ जाएगा 48 रुपीज़। सबका टोटल करूं सो 93.6 प्लस 29.4 प्लस 48, 171 के वैल्यूएशन में हमें वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करना पड़ेगा। ये वर्किंग आप थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखिए 171 एंड वीक कितने हैं, 2 वीक्स है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, वर्किंग इस तरीके से कुछ उसकी हो पाएगी। वर्किंग्स में यहां पे लेना पड़ेगा मुझे 78,000 यूनिट पूरे जो बने थे, इनटू हमें रेट कितना लेना है, रेट कितना लेना है। तो देखिए बच्चों, आपने आगे ही देखा था, हमें जो रेट लेना है वो 171 का रेट लेना है वर्क इन प्रोग्रेस का। तो यहां पे लूंगा मैं 171 डिवाइडेड बाई करूंगा 52 और इनटू वर्क इन प्रोग्रेस के 2 वीक्स थे। सो 78,000 इंटू 171 डिवाइड बाई 52 इंटू 2, 5,13,000 का वर्क इन प्रोग्रेस का फिगर आ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। और मैं कैसे वैल्यूएशन करके लाया ये भी आपको एकदम आराम से समझ में आया है बच्चों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन तो टोटल कॉस्ट पे ही होता है, बट वो टोटल कॉस्ट हमें 246 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ कैश कॉस्ट का ही इस्तेमाल करना है बच्चों। तो चलिए, ये जो टोटल कॉस्ट हम पहले लाए थे उसी का इस्तेमाल करेंगे। एंड फिनिश गुड्स के 3 वीक्स बोले हुए हैं, तो हम देखिए कैसे करते हैं, वर्किंग समझते जाइएगा। 78,000 यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन किया, उसका जो कॉस्टिंग हमें लेना है बच्चों 246, वापिस आपको एक बार बता देता हूं, 246 का वैल्यूएशन करना है, डिवाइडेड बाई 52, ये कैश कॉस्ट है ध्यान रखना, और इनटू फिनिश गुड्स के कितने वीक थे, आपको समझाने में वो भूल गया मैं, 3 वीक्स थे, तो फिनिश गुड्स के मुझे 3 वीक्स लेने पड़ेंगे। लेट अस वैल्यू इट, 78,000 इंटू 246 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 3 वीक्स, 11,07,000 का वैल्यूएशन आ जाता है फिनिश गुड्स का। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 11,07,000, ये फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है, राइट। फिर मैं बात करता हूँ डेटर्स की। डेटर्स को भी हमें यहाँ पे कैश कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, ये लिखना ही मुझे लगता है ज़रूरी है, स्टेटमेंट ऑफ, राइट, नाम दे देते एक बार, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख देता हूं कैश कॉस्ट अप्रोच या कैश कॉस्ट बेसिस, राइट। चलिए डेटर्स की बात करूं तो डेटर में भी जो मुझे वैल्यूएशन लेना पड़ेगा वो 246 का ही लेना पड़ेगा, एंड डेटर्स के 6 वीक का टाइम पीरियड है। तो चलिए ना फिर इसकी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। मैं करूंगा डेटर्स में वर्किंग कुछ ऐसे, 78,000 राइट इनटू करना पड़ेगा 246 डिवाइडेड बाई 52 इनटू 6 वीक तो करूंगा, लेकिन याद करिए बच्चों सिर्फ 80% ही क्रेडिट सेल्स था। अब ध्यान से देखिए तो यहां पे लिखा था कि 1/5 यानी कि 20% तो कैश सेल्स था, यानी कि ओनली एंड ओनली 80% ही क्रेडिट सेल था। तो भूलना नहीं है जल्दबाजी में कि वो 80% आप ना लिखो। 78,000 इंटू 246 डिवाइड बाई 52 इंटू 6 इंटू 80%, 17,71,200 ये आपका फिगर आता है डेटर का। 17 लाख राइट 71,200, दिस इज द फिगर ऑफ डेटर। डेटर के बाद कैश तो हमारा फेवरेट है, कैश हमको दे दिया था कि हमें 2,50,000 का कैश रखना है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा 2,50,000। इसकी वर्किंग में मैं जाके लिख सकता हूं कि ये हमारा गिवन फिगर था। कितना नीट एंड क्लीन अमाउंट, पर्टिकुलर्स और वर्किंग काम चल रहा है, कितना लाइट दिमाग से हम काम कर रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और देखिए इस तरीके से पढ़ाई करने से ही पढ़ाई में मज़ा भी आता है, एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, राइट, एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और हमें अच्छा लगता है। कुछ भी हम करते हैं तो करना हमें अच्छा लगता है। ये जो टाइम पीरियड अभी हमारा जा रहा है, आप जो वीडियो देख के अभी सीख रहे हो, ये आपके लिए प्लीजेंट एक अनुभव होना चाहिए, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए।
क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर गिने जाते हैं परचेस पे। वापिस मैं कह दूं ये कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं है, तो इस केस में भी मैं आपको आगे समझा चुका हूं, तो आई थिंक मुझे वापिस नहीं बताना है। परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जब कोई बिजनेस न्यूली स्टार्टेड नहीं होता कि उसका जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है वही इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। यानी कि अगर हम कंजम्पशन का, मैं हर बार ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको याद रखो। कंजम्पशन का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, and if I presume that opening and closing stock both are same, तो उसकी impact निकल जाएगी, ultimately the impact would cut, और हमें जो मिलेगा ऊपर लिखा है, वापिस लिख रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान रखना, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेस का फिगर मिल जाएगा। कुछ बच्चे ये चीज फिर ऐसे लेते हैं कि सर आपने क्यों कंजम्पशन के ऊपर क्रेडिटर गिना, वो तो परचेस पे ही होता है। तो यही समझाने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड नहीं है तो हमें ऐसा ही मानना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर दोनों सेम है तो परचेज एंड कंजम्पशन दोनों सेम होगा। तो मुझे 117 के ऊपर वैल्यूएशन करना है क्रेडिटर का। ध्यान से आप देखिए, तो क्रेडिटर की जो वर्किंग होगी कुछ ऐसे होगी, राइट। अच्छा पहले 78,000 यूनिट ले लूंगा तो बेटर रहेगा। 78,000 यूनिट इंटू 117 का मटेरियल का वैल्यूएशन, राइट। इसको मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 52 और मुझे इंटू करना पड़ेगा क्रेडिटर का जो टाइम पीरियड बोला गया था सप्लायर का, वो हमें यहाँ पे बोला था 8 वीक का टाइम पीरियड। तो चलो 8 वीक से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 78,000 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8, दिस गिव्स यू 14,04,000। सो क्रेडिटर का जो फिगर आएगा वो आएगा 14,04,000 का फिगर। आई होप क्रेडिटर का फिगर भी एकदम अच्छे तरीके से आपको याद रह गया है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजिस की। अब तो बहुत सिंपल काम बाकी है। देखिए वेजिस का 1 वीक था और वेजिस का कैश कॉस्ट 49 था, तो उसे हमें 49 पे वैल्यू करना है। करता हूं मैं 78,000 यूनिट्स जो हमने बनाए इंटू 49, राइट, डिवाइडेड बाई 52 और इंटू सिर्फ 1 वीक है तो मैं 1 ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा। 78,000 इंटू 49 डिवाइड बाई 52, 73,500 का फिगर आ जाता है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस का, 73,500। अब बात करता हूं मैं आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स की। तो देखिए इन आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स हमें 2 वीक्स लेना है, बट ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हमें 80 पे गिनना पड़ेगा क्योंकि हम कैश कॉस्ट अप्रोच में है। डेप्रिसिएशन को हम ओवरहेड का पार्ट कैश कॉस्ट अप्रोच में नहीं मान सकते। तो 80 रुपीज पे उसका वैल्यूएशन का वर्किंग में यहां पे शुरू करता हूं। देखिए वर्किंग होगा 78,000 यूनिट्स, राइट, इनटू 80 रुपीज डिवाइडेड बाय 52 और इनटू करना पड़ेगा 2 वीक्स। So 78,000 into 80 डिवाइड बाई 52 into 2, 2,40,000 का फिगर आपका आ जाता है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का, 2,40,000। कितनी आराम से ध्यान रखते हुए पहली बार आया तो भी कैश कॉस्ट अप्रोच को हमने देखो कितना आसानी से लगा दिया। एंड प्रेजेंटेशन आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन मैं आपको वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और कलरफुल तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसी में मजा है बच्चों, बिलीव मी। चलिए मैं लेके आता हूं यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स, इसका फिगर लेके आते हैं। ये हो जाएगा 7,02,000 प्लस 5,13,000 प्लस 11,07,000 प्लस 17,71,200 प्लस 2,50,000। हमारा टोटल करंट एसेट आ जाता है 43,43,200, 43,43,200। और मैं टोटल करंट लायबिलिटी भी लेके आता हूं जिससे फिर मुझे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल मिल जाए। टोटल करंट लायबिलिटी है 14,04,000 प्लस 73,500 प्लस 2,40,000। ये बच्चों मुझे मिलता है 17,17,500।
17,17,500 और अब मुझे मिल जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड या नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो। इट्स बेटर टू यूज द वर्ड नेट वर्किंग कैपिटल, अच्छा रहता है। 43,43,200 माइनस 17,17,500 26 लाख, क्या फिगर आया बच्चों? 26,25,700। ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का फिगर एकदम अच्छे तरीके से आ जाता है बच्चों। सो आई एम श्योर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में भी आया है कि एक्चुअली पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। मैं वापस इसके मेन पॉइंट अगर आपको रिवाइज करवा दूं तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन की डिटेल दी थी, और जब भी ऐसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको दी होती है तो बाय डिफॉल्ट आपको कैश कॉस्ट अप्रोच को ही लगाना पड़ता है। और कैश कॉस्ट अप्रोच में आपको ध्यान रखना है कि हम डेप्रिसिएशन या उसके जैसे कोई भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर अगर हो तो उसे इग्नोर करेंगे। दूसरी एक बात जो मुझे वापस आपको याद दिलानी है वो है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। वर्क इन प्रोग्रेस के अब तक के मैंने ऐसे ही क्वेश्चन वीडियो में लिए हैं कि जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस कितना कंप्लीट हुआ है वो दे दिया हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना कंप्लीट हुआ है वो नहीं दिया है, और जब ऐसा होगा तब हम एजम्पशन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में तो परफेक्ट हुआ है बिकॉज डिटेल दी है, लेकिन अगर किसी सवाल में वर्क इन प्रोग्रेस कितना कंप्लीट हुआ है उसके बारे में अगर कोई डिटेल ना दी हो तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा मटेरियल जो है वो 100% यूज हो चुका है एंड लेबर एंड ओवरहेड 50% ही यूज हुआ है, ऐसा हम प्रिज्यूम करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको सब कुछ दे दिया था, तो WIP का जो वैल्यूएशन होना था वो हमने एकदम प्रॉपर तरीके से एक वर्किंग में कर लिया था। और याद रखना और एक बच्चों के बात कि जब भी बिजनेस न्यूली स्टार्टेड नहीं होता है यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है तो ध्यान रखना है परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप जो रॉ मटेरियल का फिगर गिनते हो वो भी सेम तरीके से गिन रहे हो, और आप क्रेडिटर का फिगर गिन रहे हो वो भी सेम तरीके से गिन रहे हो, लेकिन ये जब आप ऊपर गिनते हो तो आपको ऐसा मानना है कि ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लाई करके आप कंजम्पशन का फिगर ला रहे हो। क्या मानना है कि मल्टीप्लाई करके आप कंजम्पशन का फिगर ला रहे हो। लेकिन यही चीज जब आप क्रेडिटर के वक्त देखते हो तो आपको मानना है कि जैसे कि आप ये परचेस का फिगर लेके आ रहे हो, क्योंकि कंजम्पशन एंड परचेस दोनों इस केस में सेम माना जाता है क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी सेम होता है। सो दिस इज इट। आई एम श्योर क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन लगा होगा, आपको मजा आया होगा क्वेश्चन गिनने का। मैं इसके बाद आगे के क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ता हूं बच्चों।